डॉक्टर एस जयशंकर अब साउथ कोरिया पहुंचे और साउथ कोरिया से बड़े ऐलान हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर का एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर आप ध्यान दें तो ये एक पैटर्न में हो रहा है और ये पैटर्न सबसे बड़ा भारत के लिए सफलता लाने वाला है। अभी रूस में एक समिट हो रहा था और इस समिट में एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की रूस के प्रवक्ता ने, और उन्होंने कहा कि रूस के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है और दोनों ही एक बड़े टेंशन का कारण है, लेकिन भारत के पास वो ताकत है। जानेंगे आखिरकार क्या बातें हो रही है, क्यों जेपी मॉर्गन ने कहा भारत सिर्फ 2 के पीछे खड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का एक ही टेंशन है और वो टेंशन क्या है, उसका पड़ोसी और उसका भाई नॉर्थ कोरिया। अभी हाल में शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ, मुलाकात भी हुई और ये ऐतिहासिक है। काफी सालों से शी जिनपिंग नहीं गए थे लेकिन अब गए। अब वहाँ पता चल रहा है कि नॉर्थ कोरिया नए लेवल की तैयारी कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल के सेक्टर में, और ये नए लेवल की तैयारियां जाहिर तौर पर साउथ कोरिया को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मायने करता है, खास करके चाइना के लिए और रूस के लिए। अब जहाँ तक बात रही साउथ कोरिया भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हलचल में मचा हुआ है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका हमें कितना साथ देगा और कितना साथ नहीं देगा। साउथ कोरिया में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे, यहाँ पर बहुत तरह की बातें भी हुई और इस बात के साथ साथ कई बड़ी डील की घोषणा भी हुई। सबसे पहले तो दक्षिण कोरिया में नई सरकार आ चुकी है। हाल ही में पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात हुई थी। जयशंकर उसी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और साल 2026-2030 के भारत और कोरिया के लिए एक रणनीतिक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी खास क्या है, इससे भी खास ये है कि भारत और दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर, एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और भी कई टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सप्लाई चेन के लिए भी दक्षिण कोरिया से खनिज, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावे है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी। डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ कहा भी कि अभी बहुत कुछ है जो साउथ कोरिया और भारत के बीच में होना बाकी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। And to meet you and your team today for our discussions. And I agree with you. I think our meeting is very timely. Partly because we are following up on a presidential visit just recently, but timely also because of the state of the world and the importance of our relationship in this somewhat complicated world. Minister, my colleagues reminded me that from the time when you assumed the post of a minister, we have actually met in New York, in Kuala Lumpur, in Washington, at the G7 foreign ministers meeting, and of course recently during the president's visit. But I tell them exactly as you say that yes, we have met recently, but I've known him a long time. I do think today that as foreign ministers, it is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interactions. In coordinating that and in really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world. And that world, Minister, अब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, भारत की अभी की पॉलिसी ऐसी है ना कि भारत किसी जंग में फंसना नहीं चाहता है, किसी के साथ उलझना नहीं चाहता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का फोकस अभी उस जगह पे है जहाँ पर भारत को अपनी इकोनॉमी में मजबूती मिलेगी। अभी अगर आप देखें, ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई अगर रुक जाती है, जो पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अभी फिलहाल
फिलहाल के लिए तो रुकी हुई नजर आ रही है। भारत की इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव है। आरबीआई गवर्नर ने इस बात को कहा भी कि इससे भारत के इकोनॉमी को बल मिलेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुलता है तो भारत के लिए लगातार ये अच्छी बात है कि किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। चाइना और रूस भले ही एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ चीजों का एहसास है, जैसे आने वाला समय किसका समय होने वाला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल मैंने इसकी बात की थी, ये तस्वीरें हैं मंगोलिया की और मंगोलिया में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे अपने रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए। पूरे तामझाम के साथ बहुत बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि करेगा, काम कर रहा है और उसी के सर्वेक्षण के लिए यहाँ पहुंचे भी थे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आगे के भविष्य को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसी बात को लेकर रूस के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही फोरम में। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन रहे हैं आप। इसके अलावा हम दुनिया की आबादी के मामले में बहुत मुश्किल स्थिति में हैं। ये रूस के लिए चिंता की बात है, ये चीन के लिए भी चिंता की बात है। हम आबादी में बहुत तेजी से कमी देख रहे हैं। भारत के लिए यह चिंता की बात नहीं है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन कुछ अनुमान है कि सदी के मध्य से पहले ही दुनिया की आबादी कम होने लगेगी। जहां वो कहते हैं कि रूस और चाइना दोनों की समस्या है जनसंख्या। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि जनसंख्या जिस तरीके से घट रही है, वो जनसंख्या इनके लिए अब एक सिरदर्द बन रहा है। लेकिन भारत के साथ ऐसा केस नहीं है। भारत के घर में जनसंख्या घट नहीं रही है। भारत के पास यंग जनरेशन अच्छी खासी काम करने के लिए है और इसी वजह से भारत के जो वहाँ प्रतिनिधि पहुंचे थे, उन्होंने इस बात को कहा भी कि भारत अब डेवलपमेंट कर रहा है बहुत तेजी से और डेवलपमेंट सुपर पावर है। इस वक्त भारत तेजी से विकास कर रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है और इसी चीज को जेपी मॉर्गन ने पुष्टि की है, मोहर लगा दिया है। जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भारत बहुत दूर है तो आप गलत हैं। भारत बहुत दूर नहीं है। आज का समय है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो देश आगे हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है चाइना। लेकिन भारत के पास न सिर्फ जनसंख्या है बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और सबसे बड़ी चीज अच्छे आईटी के लोग हैं। अब ये उस एआई युग में सबसे बड़ी बढ़त दे सकते हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि भारत एआई के सेक्टर में मजबूत दावेदार है। भारत में करोड़ों लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। भारत ने अपनी पहचान बनाई है, यूपीआई, डिजिटल पहचान, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब पर धीरे धीरे एआई का इस्तेमाल हो रहा है। मजबूत आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग भारत के अंदर है। एआई के विकास के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए भारतीय कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इनका कहना है कि कुछ चुनौतियां हैं भारत को, जैसे कि एडवांस एआई चिप्स भारत के पास होने चाहिए, बड़े डेटा सेंटर होने चाहिए, घरेलू फाउंडेशन मॉडल होना चाहिए, हाई लेवल का एआई का खोज होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन भारत आज से 3 से 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ेगा। 5 से 10 साल में भारत एआई का सेंटर बन सकता है, जिस तरीके से भारत चल रहा है। ये बात जेपी मॉर्गन ने यूं ही नहीं कही। जिस तरीके से सीन बदलता हुआ दिख रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर से लेकर भारत के कई मंत्री लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि आने वाला भविष्य भारत का सही हो। आपको क्या लगता है, भारत को चाइना की ही तरह फॉर्मूला अपनाना चाहिए, अभी बिना किसी युद्ध में, बिना किसी लड़ाई में पड़े सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।